इससे पिछले वीडियो में हम देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे अध्याय 2 पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। पदार्थ जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। देखिए पदार्थ होता क्या है। आपसे पूछे कोई कि पदार्थ क्या है, यानी मैटर, व्हाट इज मैटर, तो हम जवाब देंगे वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब हम वजन बोल सकते, वजन, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा इत्यादि। अब कोई कहेगा कि हवा स्थान घेरता है, तो हाँ, हवा भी स्थान घेरता है। लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, हवा हो गया, तांबा हो गया, इत्यादि हो गया। इत्यादि का मतलब बहुत सारा पदार्थ हो सकता है। फिर से एक और देखिएगा कि पूछे पदार्थ क्या है, तो वह हर चीज जो स्थान घेरे। कलम भी हमारा है, कहीं पर रख देंगे, ये हमारा कहीं ना कहीं स्थान घेर लेगा। स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, यानी इसमें कुछ वजन है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा, कलम हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब देखिए यहाँ पर वस्तु भी रखा हुआ है, सब स्थान घेर रहा है, सब पदार्थ है इत्यादि। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आप पढ़े होंगे पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक में है भौतिक परिवर्तन, दूसरा में है रासायनिक परिवर्तन। फिर से देखिएगा, पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक में है भौतिक परिवर्तन, दूसरा में है रासायनिक परिवर्तन। फिर से देखिएगा, अब जानेंगे हम कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या है, तो ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ जमना, बर्फ का बनना, पानी का बाष्पीकरण होना इत्यादि। देखिए पानी से हम बर्फ बना देते हैं, पानी से बर्फ बना देते हैं, तो फिर बर्फ से आपसे पूछा जाएगा कि हमको बर्फ से पानी बनाना है, बन सकता है या नहीं, तो हमारा जवाब होगा हाँ, बर्फ से हम पानी बना सकते हैं। तो यही हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। क्यों? देखेंगे हम कि कोई पदार्थ है, कोई, जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, एक मोमबत्ती आपको हम दिए, मोमबत्ती दिए और मोमबत्ती को जलाना है। जलाने के बाद वो उसका शेष बच जाता है, कुछ न कुछ पार्ट। मोमबत्ती को जलाते हैं तो शेष कुछ न कुछ पार्ट बच जाता है। तो सभी पार्टों को, इस तरह से 10 मोमबत्ती है, सभी पार्टों को लेकर एक जगह फिर से हम नया मोमबत्ती एक तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती को जलाने के बाद जो शेष भाग बच जाता है, उसे फिर से मोमबत्ती तैयार कर सकते हैं। तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। अगला हमारा देखिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन समझिएगा तो भौतिक समझ में फिर आ जाएगा अच्छे ढंग से। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। वे पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम आपसे पूछे, आपको हम दूध दिए और दूध से बोले दही जमाने के लिए, दूध से दही तो जम गया, यानी दूध था, उससे नया पदार्थ बन गया दही, दूध से दही में परिवर्तित हो गया। अब आपको हम बोलेंगे कि दही से दूध बनाइए, तो यह असंभव है, कभी नहीं हो सकता। तो इसको हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे। दूध से दही जमना यह हमारा रासायनिक परिवर्तन है। दही जम गया, फिर दूध यह नहीं बन सकता है। दूसरा है किरासन तेल का जलाना। किरासन तेल को हम जब जला देते हैं तो जलने के बाद वह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर से किरासन तेल नहीं बनेगा, फिर से किरासन तेल नहीं बन सकता। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रासायनिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ को साधारण भौतिक के विधि से फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए अब देखिएगा आगे, तो हम पढ़े पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले पदार्थ के बारे में पढ़े।
पदार्थ में होने वाले परिवर्तन पर है। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़े। एक पदार्थ से नया पदार्थ बन जाता है भौतिक परिवर्तन में, तो फिर वह नया पदार्थ से हम पहला जो स्थिति में था उस स्थिति में ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या देखे कि एक पदार्थ से नया पदार्थ बन गया तो उसको हम सिंपल मेथड के द्वारा हम फिर से वो पहली स्थिति में नहीं ला सकते हैं। अब देखिए डाल्टन का परमाणुवाद यानी या परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पॉइंट नंबर 1 है, सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, उन्हें उन कणों को परमाणु कहते हैं। एक बार और रिपीट कीजिएगा, डाल्टन का परमाणुवाद यानी परमाणु सिद्धांत दिया गया था। पहला है सभी तत्व, बोले थे बताए थे कि सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, उन कणों को परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताए थे कि परमाणु अविभाज्य तथा नित्य होते हैं। नित्य का मतलब अर्थात इनका न तो विनाश होता है और न ही निर्माण किया जाता है। ये सब डाल्टन जी के द्वारा बताया गया था। तीसरा पॉइंट है, किसी एक तत्व के सभी परमाणु हर तरह, आकार, भार आदि से समान होते हैं। चौथा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न भार वाले तथा भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। पांचवा पॉइंट है, दो या दो से अधिक तत्व परमाणु भार के विचार से सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। छठा पॉइंट है, यौगिक के सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटे कण को यौगिक परमाणु कहते हैं। किसी यौगिक के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को यौगिक परमाणु कहते हैं, परंतु आधुनिक सिद्धांत से यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है परमाणु। सबसे पहला पॉइंट है हमारा परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम बोलते हैं। परमाणु जिसको इंग्लिश में एटम बोला जाता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, परमाणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरिलियम etc, ये सब हमारा परमाणु है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब हमारा क्या है, परमाणु है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, परमाणु मूलतः 3 प्रकार के कणों से बना है। अर्थात परमाणु के 3 मौलिक कण है, यानी परमाणु जो है 3 तरह के कणों से मिलकर बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों कणों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। अगला हमारा अणु। अगला हमारा है अणु। अणु यानी मौलिकल। मौलिकल किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, उसे अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए अणु परमाणु से मिलकर अणु बनता है, परमाणु से मिलकर अणु बनता है। जैसे O2, H2 इस रूप में यदि रहती अणु होता है। लेकिन देखिए अणु के भी कुछ प्रकार होते हैं। O2, H2 ये सब हमारा, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया O2, ऑक्सीजन, ये सब हमारा अणु है। ये सब हमारा क्या है, अणु है। अणु के प्रकार, अणु 2 प्रकार के होते हैं। अणु के प्रकार, अणु 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिकल। मॉलिकल अणु के प्रकार, अणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है तात्विक, तात्विक अणु या तत्व के अणु, मॉलिकल ऑफ एलिमेंट। तात्विक अणु या तत्व के अणु, मॉलिकल ऑफ एलिमेंट। अब देखिए होता क्या है, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, बस सिंपल याद रखिएगा। जो तात्विक अणु या तत्व के अणु, मॉलिकल ऑफ एलिमेंट जो होता है, यह एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। जैसे में
नाइट्रोजन का अणु N2, ऑक्सीजन का अणु O2, नाइट्रोजन का अणु N2, ऑक्सीजन का अणु O2। दूसरा है यौगिक के अणु। ये दो यौगिक के अणु क्या होता है, यानी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जल का अणु H2O, देखिए इसमें दो परमाणु रहता है। जल का अणु क्या हो गया H2O। तो जब जिसमें दो परमाणु, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो इसको हम यौगिक के अणु बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यौगिक के अणु। जिसमें सिर्फ H2 हो, जिसमें N2 हो, O2 हो, H2 हो, वो तात्विक अणु या तत्विक अणु होगा, यानी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। यौगिक के अणु यानी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसमें क्या होता है, इसमें दो परमाणु होते हैं, दो परमाणु से मिलकर बना होता है जल का अणु H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस प्रकार से सब हमारा यौगिक अणु है। अगला है परमाणुकता। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता 2 है। देखिए यही परमाणुकता होता है। नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता 2 है। ऑक्सीजन O2 की परमाणुकता 2 है। लेकिन इसका देखिए HNO3 की परमाणुकता क्या है, इसका 3 हो गया, इसका 1 4 1 5। फिर से देखिए नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता 2 हो गया, ऑक्सीजन O2 की परमाणुकता 2 हो गया, और HNO3 की परमाणुकता तो 3, इसके यहाँ पर 1 3 2 5 हो गया। अब देखिए आगे पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ आपके पास है तो आप भी अपने पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर किस तरह से किया गया है। तब पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ध्यान समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भौतिक अवस्था के आधार पर, किस आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला नंबर में है ठोस यानी सॉलिड। सबसे पहला नंबर में ठोस यानी सॉलिड। देखिएगा क्या कह रहा है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास पेन है, हमारे पास ये पेन है, इसको हम ठोस बोलेंगे या द्रव बोलेंगे या गैस बोलेंगे। तो देखिए इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हैं। क्यों, देखिएगा हम इसको यहाँ पर रखें, इस आकार का है, आपको जिस आकार का दिख रहा है, देखिए इस आकार का है, बेलन आकार बोल सकते हैं, और इस आकार का है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका आकार में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पर रखा हुआ था तो यह जो आकार का है इसको हम स्थान बदल दिए, वह इतना ही आकार का यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर जितना जगह से घेर रहा है, यहाँ पर जितना जगह घेर रहा है उतना ही जगह यहाँ पर भी घेरेगा। तो इसको हम ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा, आगे है पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल अधिक मजबूत रहता है। ध्यान रखिएगा, इसके अणु, ठोस पदार्थ जितने भी होते हैं ना, उनके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही सघन से पकड़े हुए रहता है, यानी इसका अंतराण्विक बल बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे पत्थर हो गया, अब पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान रख दीजिएगा, उसका आकार नहीं बदलेगा, जिस आकार का है वो उसी आकार का रहेगा। और वह जितना जगह आप जहाँ पहले रखे हुए थे, पहली स्थिति में जहाँ रखे हुए थे, जितना जगह वहाँ पर घेर रहा था, यदि हम स्थिति चेंज भी कर देते हैं, उसका स्थान चेंज भी कर देते हैं, तो उतना ही जगह घेरेगा। इसी तरह हो गया हमारा लकड़ी, कोई लकड़ी है, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, ईंट को हम एक जगह रख दिए और फिर उसका स्थान चेंज करके थोड़ा उठाकर अलग रख दिए, तो उसका आकार वही रहेगा और आयतन भी उतना ही घेरेगा। जितना जगह यहाँ पर घेर रहा था उतना ही जगह आगे भी घेरेगा, जहाँ पर हम दूसरी जगह पर रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं फिर। ये हमारा ठोस का एग्जाम्पल हो गया। दो बात याद रखिएगा, ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। कैसे, तो देखिए फिर हम समझा देते हैं। पेन ही है तो पेन यहाँ पर हम रखें तो इसका आकार ऐसा ही है, इसको हम यहाँ पर बदल दिए, आकार चेंज नहीं हुआ। फिर आयतन जितना जगह यहाँ पर घेर रहा था उतना ही जगह यहाँ पर घेरेगा, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका आयतन आकार दोनों निश्चित है। और ठोस में जो होता है अंतराण्विक बल,
अंतराण्विक बल जो होता है बहुत ही मजबूत रहता है। जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, बर्फ हो गया, बर्फ इटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा है द्रव, जिसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव कहते हैं। फिर से देखिएगा, द्रव में यानी लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता, उसे द्रव कहते हैं। जैसे चाय, पानी, दूध, घी। अब इसमें ध्यान समझिएगा, हम आपको एक गिलास पानी दिए, एक गिलास दिए और एक कटोरा दिए। आपके पास एक गिलास है, एक कटोरा है, एक गिलास एक कटोरा। ध्यान समझिएगा, आपको हम एक गिलास पानी दे दिए, ठीक, एक बड़ा सा कटोरा आपके बगल में है, एक गिलास पानी दिए। अब हम आपको बोल रहे हैं उस पानी को आप कटोरा में डाल दीजिए। आपके पास एक गिलास पानी है और उस पानी को हम बोले कि आप कटोरा में जाकर डाल दीजिए, तो आप कटोरा में डाल दिए। तो आप बताइए कि इसमें क्या बदला? इसमें क्या बदला? आयतन बदला या आकार बदला? इसका आयतन बदला या आकार बदला? तो समझिएगा ध्यान से। पहले गिलास के आकार का था, पहले जो पानी रखा हुआ था तो पानी गिलास के आकार का था। अब हमारा हो गया कटोरा के आकार का। पानी पहले गिलास के आकार का था, अब हो गया कटोरा का आकार का, यानी उसका आकार बदल रहा है। क्या बदल रहा है? उसका आकार बदल रहा है। आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। कैसे? तो जितना पानी गिलास में था उतना ही पानी कटोरा में भी है। जितना पानी गिलास में था उतना ही पानी कटोरा में भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रव जो होता है, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, इसका आकार बदलता है वस्तु के आधार पर। वस्तु आप किस तरह का ले रहे हैं? लोटा में रखिएगा, लोटा का आकार बन जाएगा। बोतल में रखिएगा, बोतल के आकार का बन जाएगा। लेकिन यदि 1 लीटर पेट्रोल हो या कुछ भी हो, द्रव्य पदार्थ, पेट्रोल हो या दूध हो, पानी हो, यदि हम गिलास में रखते हैं, गिलास के आकार का हो जाएगा। बोतल में रखते हैं, बोतल के आकार का हो जाएगा। लोटा में रखते हैं, लोटा के आकार का होगा। कटोरा में रखते हैं, कटोरा के आकार का होगा। लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। हम 1 गिलास पानी लिए तो 1 गिलास ही सब में रहेगा। पानी जितना लिए है, 250 ग्राम पानी है तो 250 ग्राम ही रहेगा। 1 केजी है तो 1 केजी ही रहेगा। यानी जितना लेते हैं पानी उतना ही रहेगा। दूध ले, पानी ले, घी ले, मक्खन ले, जो भी ले, जितना लेंगे उतना ही रहेगा, बस उसका आकार चेंज होगा। वही बात बोला है यहाँ पर, देखिएगा। द्रव या लिक्विड में पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे द्रव कहते हैं। देखिएगा, ठोस में क्या देखिए, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव्य में क्या देखिए, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आगे हम देखेंगे गैस। गैस देखने से पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द्रव अवस्था में अणुओं के बीच का अंतराण्विक बल ठोस अणुओं के बीच आकर्षण बल से कमजोर होता है। अगला है हमारा गैस। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। याद रखिएगा, गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस में आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक होता है और द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है, गैस में बहुत ही कम होता है। अवस्था परिवर्तन अधिकांश पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। अब समझिएगा इसको, ये हमारा द्रव है। ये क्या है? द्रव है। मान लीजिए यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है? पानी है। अब पानी को हम, तीर को देखिएगा ध्यान से, इस तरह से देखिएगा। पानी को हम ठंडा की, देखिए किस तरह से प्रक्रिया चलता है। पानी को ठंडा किए तो क्या बना? ठोस बना, बर्फ बन जाएगा। पानी को जब हम ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? ठंडा करने के बाद ठोस बन जाएगा। अब इस ठोस को, बर्फ को हम जब गर्म करते, तीर देखिएगा, गर्म करते तो फिर से हमारा द्रव बन जाएगा। प्रक्रिया चल रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा। द्रव से ठोस बना, ठोस से द्रव बना, फिर द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस। द्रव को ठंडा करने पर ठोस बना और ठोस को गर्म करने पर द्रव्य बना। अब देखिएगा यहाँ पर, इधर समझ गए। अब इधर देखिएगा, द्रव है।
द्रव को गर्म करते हैं, जिसको हम क्वथन भी बोलते हैं, क्वथन। द्रव को गर्म करते हैं, द्रव को गर्म तो गैस, पानी को गर्म करें वाष्पित होगा गैस बनेगा। द्रव को गर्म करते हैं वाष्पित होकर गैस बनता है। और जब गैस को हम ठंडा करते हैं, जब गैस को ठंडा यानी संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है, गैस को ठंडा करने की प्रक्रिया संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाता है, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्वथन, बॉइलिंग। क्वथन यानी बॉइलिंग, किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबलना कहते हैं। क्वथन या उबलना कहते हैं। जैसे हम द्रव्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक निश्चित ताप पर वह उबलना स्टार्ट कर देता है, तो ही कहा जा रहा है इससे किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबलना कहा जाता है। जैसे वो गैसीय जैसे गर्म किए तो गैस में बदलना स्टार्ट किया, गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है वाष्पित होकर, तो इसी को हम क्वथन बोलते हैं। गलन, मेल्टिंग। गलन यानी मेल्टिंग, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से, देखिए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवन या पिघलना कहते हैं। इसी को समझिएगा, ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था में था और गर्म करने पर, गलन करने पर द्रव अवस्था में गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, गलन। हिमीकरण, फ्रीजिंग। हिमीकरण यानी फ्रीजिंग, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया हिमीकरण या जमना कहते हैं। जमना, यही हिमीकरण या जमना है, इसी को हिमीकरण या जमना कहते हैं। फ्रीजिंग, कोई द्रव अवस्था में है, पानी है, उसको फ्रीजिंग करेंगे जिसको हम हिमीकरण भी बोलते हैं, जमना भी बोलते हैं। आपको हिमीकरण बोले, जमना बोले या फ्रीजिंग बोले, बात एक ही होता है, किसी भी द्रव को ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया, जैसे पानी से बर्फ बनाना। संघनन, कॉन्डेंसेशन, किसी पदार्थ की वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्प अवस्था में था, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में, वाष्प यानी गैसीय अवस्था मान सकते हैं, गैसीय अवस्था से उसको ठंड करने पर जब द्रव अवस्था में बदलता है, ठंड करना यानी संघनन कहलाता है। संघनन प्रक्रिया के द्वारा द्रव अवस्था में बदला जाता है। तो किसी पदार्थ की वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। वाष्पीकरण, इवोपोरेशन, वाष्पीकरण, किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव की धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कोई द्रव है, उसको गर्म करेंगे, वाष्पीकरण हो रहा है, धीरे धीरे वाष्प हो रहा है, उड़ रहा है, पानी वाष्पित होकर उड़ रहा है, यही वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो वाष्पित होने लगता है। क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। तो वही जो वाष्पित होकर पानी गैस बनकर उड़ते रहता है, तो यही प्रक्रिया जो कहलाता है वाष्पीकरण कहलाता है। यह सभी तापों पर होता है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। तो यहाँ पर है क्वथनांक, यहाँ पर सामान्य ताप पर एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पानी का, किसी भी द्रव का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हमारा गलनांक या द्रव्यनांक, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, देखिए ठोस अवस्था में था, क्या चीज़ में चला गया, द्रव में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चला था, उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक। अगला हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है। देखिए फिर समझिएगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, कौन अवस्था में जा रहा है, ठोस अवस्था। फ्रीजिंग करेंगे, पानी ही है, उसको फ्रीजिंग करेंगे, पानी को फ्रीज में रख दिए, फ्रीजिंग कर रहे हैं, हिमांक दे रहे हैं। हिमांक की प्रक्रिया यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी जमने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग करने लगता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं।
आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं अच्छे तरीक़ा से और अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट जो भी है सब समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ताकि आपको ये सब बेसिक पॉइंट समझ में आएगा तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। धन्यवाद।